वेलकम बैक। इन फोकस है डॉक्टर हफीज़ पाशा, माहिर माशियात। गंदम की सपोर्ट प्राइस का भी जिक्र है जो IMF ने इस मरतबा हुकूमत से कहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? क्योंकि हमारे फार्मर्स जो हैं, जो ग्रोअर्स हैं, वो भी इस सपोर्ट प्राइस के आदी हैं, और इस सपोर्ट प्राइस के ऊपर हमने देखा है कि विद इन द मतलब इन डिफरेंट प्रोविंसेस डिफरेंट सपोर्ट प्राइसेस होती हैं और इस पर काफ़ी शोर शराबा भी होता है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी इक़दाम है, बात में से है। बात दरअसल ये है कि हमारा किसान जो है वो इस बात से परेशान रहता है कि आने वाले सीज़न में कीमतें क्या होंगी हार्वेस्टिंग के बाद। अब आपने ये देखा पिछले मर्तबा जब आपने ये प्रोक्योरमेंट प्राइस को विड्रॉ किया तो उसका हशर ये हुआ कि जो फार्मर्स ने अच्छी खासी बूस्ट की थी प्रोडक्शन को, उनको अपनी कीमतें गिराना पड़े और हैरत अंगेज अंदाज में गिराना पड़ा। 37% गिराना पड़ा। 37%। Oh my God. और उनके आमदनी में हमारा अंदाजा यह है कि 8 से 900 अरब की कमी आई एक साल में। अब खतरा एक नया मौजूद हो गया है कि अगर आप कीमत मुनासिब पहले से ही अनाउंस नहीं करते हैं तो किसान हमारे जो हैं वो गंदम से हटना शुरू हो जाएंगे। सही। और इसके नतीजे में जो सबसे एसेंशियल आइटम हमारे फूड बास्केट में आटा, उसकी कमी शुरू हो जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा कीमतों में इजाफा होने के बाद गुर्बत में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। IMF के मैं डिसएग्री करता हूँ स्ट्रांगली। ये प्रोक्योरमेंट सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म पाकिस्तान के पिछले 20-25 साल से चल रहा है। कम से कम ये तो है कि जब हम हुकूमत में थे तो हमने शुरू किया था लेट 90s में, और उसके नतीजे में खुशखबरी ये थी कि 2000 तक हम खुद कफील हो गए थे वीट कल्टीवेशन में। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी। एक और बात कहता चलूँ इस सिलसिले में आपके ज़रूरी शोबे के बारे में कि उन्होंने एक और बहुत सरासर गलत बात कही है। और वो है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर एक्साइज ड्यूटी लगा दें। I was just coming to that कि एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी अगर हम कहते हैं तो हम फार्मर्स को इस तरह से डिस्करेज कर रहे हैं। Not only discourage, you're pricing out. अब आप देखिए हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ और आइटम्स भी करते हैं, फ्रूट्स वगैरह। देखिए फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती थी और कम से कम मुझे याद है जब मैं वजीर था तो हम 40 से 50% सब्सिडी देते थे फर्टिलाइजर पर, मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स पर ज़्यादा कुछ पे कम जी। और इसके नतीजे में जिस तरह मैंने कहा कि 2000 में हम खुद कफील हो गए थे आटे में, वीट में। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्टिलाइजर पे चले आप सब्सिडी का हटाना चाह रहे हैं, वो ठीक है, मगर टैक्स लगाना सरासर गलत। आई कांट यूज स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज। ओके। बात ये है कि आपको हैरत होगी कि हमारा जो ईस्ट साइड पे जो बॉर्डर का मुल्क है वो अपने फर्टिलाइजर पर 15 अरब डॉलर की सब्सिडी देता है, यानी कि तकरीबन 40 से 50% कम प्राइस है ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर फर्टिलाइजर। तो इसलिए बात यह है कि पाकिस्तान को सेंसिबली डिसीजंस लेना है। IMF की हर बात सुनने की जरूरत नहीं, हमें परसुएसिव टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक आर्गुमेंट्स पेश करके IMF को समझाना चाहिए, और यकीनन जब वो बात मुनासिब तरीके से पेश की जाएगी तो IMF मानेगा। तो सर अभी तक समझाई क्यों नहीं गई? जिस वक्त इन शराइत के ऊपर तो इन्होंने अग्री कर लिया ना, और ये इनसे ज़्यादा बेहतर, हुकूमत से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, उसकी एग्री लैंड इतनी बड़ी है, और गंदम में जो कुछ बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जो लास्ट ईयर हुआ, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हमने क्यों नहीं समझाया। देखिए मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि टेक्निकल लेवल पर हमारे मिनिस्ट्रीज में मुनासिब लोग नहीं हैं जो सॉलिड टेक्निकल आर्गुमेंट देकर समझा सकें IMF को। IMF के जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो भी वहीं के यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं, अमेरिका के ज़्यादातर, तो उन्हें समझाने के लिए मुनासिब टर्मिनोलॉजी, मुनासिब स्टेटिस्टिक्स देना ज़रूरी होता है, जिसकी अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि लगता है कि मिनिस्ट्री जो है हमारी, ख़ास तौर पे फाइनेंस, उसमें ऐसे लोग नहीं हैं
جو اس طرح کا ٹیکنیکل آرگومنٹ پیش کر سکیں. سو ڈاکٹر صاحب اب اوور آل جو آئی ایم ایف اس وقت کروانا چاہ رہا ہے پاکستان سے, لیٹ سپوز کہ ہم نہیں کرنے میں کامیاب ہوتے, کیونکہ ابھی تو وقت کم ہے, لیکن آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے ساری چیزیں وہ کروانا چاہ رہا ہے. وہ جو 15 ریفارمز کا انہوں نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا اور جن شرائط پہ ہم نے اگری کیا ہے یا ہم پر دباؤ ڈالا گیا ہے, تو کیا سمجھا جائے؟ پاکستان کی معیشت کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے اگر وہ اسٹرکچرل ریفارم نہیں کرتی, لیکن کیا آئی ایم ایف پھر اپنا کنٹینیو کرتا ہے پروگرام ہمارے ساتھ؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ پروگرام اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. دیکھیے اس وقت تو اسی پروگرام کا ذکر کر لیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ پاکستان نے تو تقریباً ارجنٹینا کے بعد ایک ورلڈ ریکارڈ سیٹ کیا ہے, سب سے زیادہ آئی ایم ایف پروگرامز 24واں 25 پہ گزر رہے ہیں. جی, بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پر اب یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف نے دیکھ لیا کہ پاکستان ایک طرح سے ایک عادت سی بن گئی ہے پاکستان کو, کہ جب تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو ان کو تیزی سے خرچ کر کے پھر سے کرائسس میں پاکستان چلے جاتا ہے 2-3 سال کے پیریڈ میں. جی, تو اس لیے آئی ایم ایف نے مناسب طریقے سے اسٹرکچرل ریفارمز کا ذکر کیا ہے, اور پاکستان کو آہستہ آہستہ اپنے اسٹرکچرل ریفارم سے ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایکسٹرنلی جو ولنریبلٹی ہے ہماری وہ کم ہو جائے مسلسل. اور اس میں 2-3 چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. میں پھر سے ذکر کر دوں, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ یہ بیسک نیسیسٹی ہے فار پاکستان ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ آف انٹرنیشنل ایجنسیز اینڈ ادر لونز. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.